घर से भागकर शादी करने वाली बेटियों के लिए। ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में मेरे सामने वाली सीट पर बैठी लड़की ने मुझसे पूछा, हेलो, क्या आपके पास इस मोबाइल की सिम निकालने की पिन है? उसने अपने बैग में से एक फ़ोन निकाला। वह नया सिम कार्ड उसमें डालना चाहती थी, लेकिन सिम इंस्टॉल खोलने के लिए पिन की ज़रूरत पड़ती है, जो उसके पास नहीं थी। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने क्रॉस बैग से पिन निकालकर लड़की को दे दी। लड़की ने थैंक्स कहते हुए पिन ले ली और सिम डालकर पिन मुझे वापस कर दी। थोड़ी देर बाद वो फिर से इधर उधर ताकने लगी। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछ लिया, कोई परेशानी? वो बोली, सिम स्टार्ट नहीं हो रही है। मैंने मोबाइल मांगा, उसने दिया। मैंने उससे कहा कि सिम अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, थोड़ी देर में हो जाएगी। एक्टिव होने के बाद आईडी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगी। लड़की ने पूछा, आईडी वेरिफिकेशन क्यों? मैंने कहा, आजकल सिम वेरिफिकेशन के बाद एक्टिव होती है। जिस नाम से सिम उठाई गई है उसका ब्यूरो पूछा जाएगा, बता देना। लड़की बुदबुदाई, ओह। मैंने दिलासा देते हुए कहा, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। वो अपने एक हाथ से दूसरा हाथ दबाती रही, मानो किसी परेशानी में हो। मैंने फिर विनम्रता से पूछा, आपको कहीं कॉल करना हो तो आप मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर लीजिए। लड़की ने कहा, जी फिलहाल नहीं, थैंक्स। लेकिन ये सिम किस नाम से खरीदी गई है मुझे नहीं पता। मैंने कहा, एक बार एक्टिव होने दीजिए, जिसने आपको सिम दी है उसी के नाम की होगी। उसने कहा, ओके, कोशिश करते हैं। मैंने पूछा, आपका स्टेशन कहाँ है? लड़की ने कहा, दिल्ली। और आप कहाँ जा रहे हो? लड़की ने मुझसे पूछा। दिल्ली ही जा रहा हूँ, एक काम है। दिल्ली में रहती हो या? लड़की बोली, नहीं नहीं, दिल्ली में कोई काम नहीं, ना ही मेरा घर है वहाँ तो। मैंने उत्सुकतावश पूछा तो वो बोली, दरअसल ये ट्रेन दूसरी है जिसमें आज मैं हूँ, और दिल्ली से तीसरी ट्रेन पकड़नी है, फिर हमेशा के लिए हम आजाद। लेकिन किस तरह की कैद से? मुझे फिर जिज्ञासा हुई, किस कैद में थी ये कमसिन अलहड़ सी लड़की? लड़की बोली, उसी कैद में थी जिसमें हर लड़की होती है, जहाँ घर वाले कहें शादी कर लो, जब जैसा कहें वैसा करो। मैं घर से भाग चुकी हूँ। मुझे ताज्जुब हुआ। अपने ताज्जुब को छुपाते हुए मैंने हंसते हुए पूछा, अकेली भाग रही हो आप? आपके साथ कोई नजर नहीं आ रहा? वो बोली, अकेली नहीं, साथ में है कोई। कौन? मेरे प्रश्न खत्म ही नहीं हो रहे थे। दिल्ली से एक और ट्रेन पकड़ूंगी, फिर अगले स्टेशन पर वो जनाब मिलेंगे, और उसके बाद हम किसी को नहीं मिलेंगे। ओह, तो ये प्यार का मामला है? उसने कहा, जी। मैंने उसे बताया कि मैंने भी लव मैरिज की है। ये बात सुनकर वो खुश हुई, बोली, वाओ, कब, कैसे? लव मैरिज की बात सुनकर वो मुझसे बात करने में रुचि लेने लगी। मैंने कहा, कब, कैसे, कहाँ, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ, आपके घर में कौन कौन है? उसने होशियारी बरतते हुए कहा, वो मैं आपको क्यों बताऊं? मेरे घर में कोई भी हो सकता है, मेरे पापा, माँ, भाई, बहन, या हो सकता है भाई ना हो, केवल बहनें हो, या ये भी हो सकता है कि बहनें ना हो और दो चार गुस्सा करने वाले बड़े भाई हो। मतलब मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता? मैंने काउंटर मारा। वो बोली, कुछ भी नाम हो सकता है मेरा, टीना, मीना, रीना, कुछ भी। बहुत बतूनी लड़की थी वो। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद उसने मुझे टॉफी दी, जैसे छोटे बच्चे देते हैं क्लास में। बोली, आज मेरा बर्थडे है। मैंने उसकी हथेली से एक टॉफी उठाई और उसे बधाई देते हुए पूछा, कितने साल की हो गई हो? वो बोली, 18, मतलब भागकर शादी करने की कानूनी उम्र हो गई है आपकी। वो हंसी। कुछ ही देर में काफी फ्रैंक हो चुके थे हम दोनों, जैसे बहुत पहले से जानते हो एक दूसरे को। मैंने उसे बताया कि मेरी उम्र 35 साल है, यानी 17 साल बड़ा हूँ तुमसे। उसने चुटकी लेते हुए कहा, लग तो नहीं रहे हो। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने उससे पूछा, तुम घर से भागकर आई हो? तुम्हारे चेहरे पर चिंता के निशान जरा भी नहीं है। इतनी बेफिक्री मैंने पहले कभी नहीं देखी। खुद की तारीफ सुनकर वो खुश हुई, बोली, मुझे उन जनाब ने, मेरे लवर ने पहले से ही समझा दिया था कि जब घर से निकलो तो बिल्कुल बिंदास रहना, घर वालों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल अपना मूड खराब मत करना, सिर्फ मेरे और हम दोनों के बारे में सोचना। और मैं वही कर रही हूँ। मैंने फिर चुटकी ली। कहा, उसने तुम्हें मुझ जैसे अनजान मुसाफिर से दूर रहने की सलाह नहीं दी? उसने हंसकर जवाब दिया, नहीं, शायद वो भूल गया होगा ये बताना। मैंने उसके प्रेमी की तारीफ करते हुए कहा, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफी टैलेंटेड है। उसने किस तरह से तुम्हें अकेले घर से रवाना किया, नई सिम और मोबाइल दिया, 3 ट्रेन बदलवाई ताकि कोई ट्रैक न कर सके। वेरी टैलेंटेड पर्सन। लड़की ने हामी भरी, बोली, बहुत टैलेंटेड है वो, उसके जैसा कोई नहीं। मैंने उसे बताया कि मेरी शादी को 10 साल हुए हैं, एक बेटी है 8 साल की और एक बेटा है 1 साल का। ये देखो उनकी तस्वीरें। मेरे फोन पर बच्चों की तस्वीरें देखकर उसके मुंह से निकल गया, सो क्यूट। मैंने उसे बताया कि ये जब पैदा हुई, जब मैं कुवैत में था, एक अच्छी कंपनी में बहुत अच्छी जॉब थी मेरी, बहुत अच्छी सैलरी थी। फिर कुछ महीने बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी और अपने ही कस्बे में काम करने लगा। लड़की ने पूछा, जॉब क्यों छोड़ी? मैंने कहा, बच्ची को पहले गोद में उठाया तो लगा जैसे मेरी दुनिया मेरे हाथों में है। 30 दिन की छुट्टी घर पर आया था।
जाना था लेकिन जा ना सका। उधर बच्ची का बचपन खत्म होता रहे, उधर मैं पूरी दुनिया कमा लूं, तब भी घाटे का सौदा है। मेरी 2 टके की नौकरी, बचपन उसका लाखों का। उसने पूछा क्या बीवी बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते थे वहाँ? मैंने कहा काफी टेक्निकल मामलों से गुजरकर एक लंबे समय के बाद रख सकते हैं। उस वक्त ये मुमकिन नहीं था। मुझे दोनों में से किसी एक को चुनना था। आलीशान रहन सहन के साथ नौकरी या परिवार? मैंने परिवार चुना। अपनी बेटी को बड़ा होते देखने के लिए मैं कुवैत वापस गया था, लेकिन अपना इस्तीफा देकर लौट आया। लड़की ने कहा वेरी इंप्रेसिव। मैं मुस्कुराकर खिड़की की तरफ देखने लगा। लड़की ने पूछा अच्छा, आपने तो लव मैरिज की थी ना, फिर आप भागकर कहाँ गए? कैसे रहे और कैसे गुजारा वो वक्त? उसके हर सवाल और हर बात में मुझे महसूस हो रहा था ये लड़की अल्हड़पन शिखर पर है, बिल्कुल नासमझ और मासूम छोटी बहन सी। मैंने उसे बताया हमने भागकर शादी नहीं की, और ये भी है कि उसके पापा ने पहली नजर में सख्ती से मुझे रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने आपको रिजेक्ट क्यों किया? लड़की ने पूछा। मैंने कहा रिजेक्ट करने का कुछ भी कारण हो सकता है, मेरी जाति, मेरा काम, मेरा परिवार। बिल्कुल सही। लड़की ने सहमति दर्ज कराई और आगे पूछा फिर आपने क्या किया? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, उसके पिता ने रिजेक्ट कर दिया। वहीं से मैंने अपने बारे में अलग से सोचना शुरू कर दिया था। कविता ने मुझे कहा कि भाग चलते हैं। मेरी पत्नी का नाम कविता है। मैंने 2 टूक मना कर दिया। वो 2 दिन तक लगातार जोर देती रही कि भाग चलते हैं। मैं मना करता रहा। मैंने उसे समझाया कि भागने वाले जोड़े में लड़के की इज्जत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बल्कि लड़की के पूरे कुल की इज्जत धुल जाती है। भागने वाला लड़का अपने दोस्तों में हीरो माना जाता है, लेकिन उसके विपरीत जो लड़की प्रेमी संग भाग रही है उल्टा कहलाती है। मोहल्ले के लड़के उसे चालू कहते हैं। बदनामी के तमाम शब्दकोश लड़की के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भागने वाली लड़की आगे चलकर 60 साल की वृद्धा भी हो जाएगी, तब भी जवानी में किए उस कांड का कलंक उसके माथे पर से नहीं मिटेगा। मैं मानता हूँ कि लड़का लड़की को बोलने का ये दोहरा मापदंड गलत है, लेकिन हमारे समाज में तो यही सही है। ये नजरिया गलत है, पर सामाजिक नजरिया यही है। वो अपने नीचे का होठ दांतों तले दबा लेती है। उसने पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर एक घूंट पानी पिया। मैंने कहा अगर मैं उस दिन उसे भगाकर ले जाता तो उसकी माँ तो शायद कई दिनों तक पानी भी न पी पाती। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ऐसा काम करूं। मैं जिससे प्रेम करूं उसके माँ बाप मेरे माँ बाप के समान ही हैं, चाहे शादी हो या ना हो। कुछ पल के लिए वो सोच में पड़ गई, लेकिन मेरे बारे में और अधिक जानना चाहती थी। उसने पूछा फिर आपकी शादी कैसे हुई? मैंने बताया कि कविता की सगाई कहीं और कर दी गई थी। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा। कविता और उसके मंगेतर की बातें भी होने लगी थी फोन पर, लेकिन जैसे जैसे शादी नजदीक आने लगी उन लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। डिमांड मतलब? लड़की ने पूछा। डिमांड का एक ही मतलब होता है, दहेज। परिवार में सबको दहेज सोने से बने उपहार, दूल्हे को 3 लग्जरी कार चाहिए, सास और ननद को नेकलेस दो, वगैरह वगैरह। बोले हमारे यहाँ रीत है। लड़का भी इस रीत का पक्षधर था। वो सगाई में तोड़वा डाली, इसीलिए नहीं कि उससे मेरी शादी हो जाए, बल्कि ऐसे लालची लोगों में कविता कभी खुश नहीं रह सकती थी, न उसका परिवार। फिर किसी तरह घर वालों को समझा बुझाकर मैं फ्रंट पर आ गया। हमारी शादी हो गई। ये सब किस्मत की बात थी। लड़की बोली चलो अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना तो गलत लोगों में फंस जाती। मैंने कहा जरूरी नहीं कि माता पिता का फैसला हमेशा सही हो, और ये भी नहीं कि प्रेमी जोड़े की पसंद सही हो। दोनों में से कोई भी गलत या सही हो सकता है। काम की बात यह है कि कौन ज्यादा वफादार है। लड़की ने फिर से पानी का घूंट पिया और मैंने भी। लड़की ने तर्क दिया कि हमारा फैसला गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, उन्हें गिलानी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा फैसला ऐसा हो जो दोनों का हो। बच्चों और माता पिता दोनों की सहमति जरूरी है। बुरा मत मानना, मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारा फैसला तुम दोनों का है, जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स शामिल नहीं है। न ही तुम्हें इश्क का असली मतलब पता है अभी। उसने पूछा क्या है इश्क का अर्थ? मैंने कहा तुम इश्क में हो। तुम अपना सब कुछ छोड़कर घर से चली आई, ये सच्चा इश्क है। तुमने दिमाग पर जोर नहीं दिया, ये इश्क है। फायदा नुकसान नहीं सोचा, ये इश्क है। तुम्हारा दिमाग दुनियादारी के फतूर से बिल्कुल खाली था। उस खाली जगह में इश्क का फतूर भर दिया गया। जिन जनाब ने इश्क को भरा, क्या वो इश्क में नहीं है? यानी तुम जिसके साथ भाग रही हो वो इश्क में नहीं, बल्कि होशियारी हीरोगिरी में है। जो इश्क में होता है वो इतनी प्लानिंग नहीं कर पाता, 3 ट्रेनें नहीं बदलवा पाता, उसका दिमाग इतना काम ही नहीं कर पाता। कोई कहे मैं आशिक हूँ और वो शातिर भी हो, ये नामुमकिन है। मजनू इश्क में पागल हो गया था। लोग पत्थर मारते थे, इश्क में उसकी पहचान तक मिट गई। उसे दुनिया मजनू के नाम से जानती है, जबकि उसका असली नाम कैसा था जो इस्तेमाल नहीं किया गया। तुम्हारे इश्क में लालच की मिलावट हो गई। लड़की अचानक खो सी गई। उसकी खिलखिलाहट एकदम से खामोशी में बदल गई। मुझे लगा मैं कुछ ज्यादा बोल गया, फिर भी मैंने जारी रखा। मैंने कहा प्यार तुम्हारे पापा तुमसे करते हैं,
कुछ दिनों बाद उनका वजन आधा हो जाएगा। तुम्हारी माँ कई दिनों तक खाना नहीं खाएंगी, न पानी पिएंगी। जबकि अपने आशिक को आजमा कर देख लेना था तो उसकी न सेहत पर फर्क पड़ता न दिमाग पर। वो अक्लमंद है, अपने लिए अच्छा सोच लेता। आजकल गरीब मोहल्ले के हर तीसरे लड़के को जो इश्क हो जाता है वो इश्क नहीं है, वो सिनेमा जैसा कुछ है। डेयरिंग एक तरफ की स्टंटबाजी, फतूर और कुछ नहीं। लड़की का चेहरे का रंग बदल गया। ऐसा लग रहा था वो अब यहाँ नहीं है। उसका दिमाग अतीत में टहलने के लिए निकल गया। मैं अपने फोन को स्क्रॉल करने लगा, लेकिन मन की इंद्री उसकी तरफ थी। थोड़ी ही देर में उसका और मेरा स्टेशन आ गया। बात कहाँ से निकली थी और कहाँ पहुँच गई। मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। देखा सिम एक्टिवेट हो चुकी थी। उसने चुपचाप बैग में से आगे का टिकट निकाला और फाड़ दिया। कहा एक कॉल करना है। मैंने मोबाइल दिया। उसने नंबर डायल करके कहा सॉरी पापा, और सिसक कर रोने लगी। सामने से पिता भी फोन पर बेटी को संभालने की कोशिश करने लगे। दोनों तरफ से भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। हम ट्रेन से उतरे। उसने फिर से पिन मांगी। मैंने पिन दी। उसने मोबाइल सिम निकालकर तोड़ दी और पिन मुझे वापस कर दी। कहानी को अंत तक पढ़ने का शुक्रिया। देश की सभी बेटियों को समर्पित ये मेरा दावा है। पिता और माँ से ज्यादा आपको दुनिया में कोई प्यार नहीं कर सकता। कहानी पढ़कर शेयर अवश्य कीजिएगा। शायद कोई परिवार, कोई बेटी और उनका भविष्य इससे बच जाए।